अच्छा, ये तो पूछ लिया, मेडिसिन 7 दिनों के बाद फिर से लगती है, वो डिपेंड करता है जब 2 check वीक्स करते तक हो। एंटीबायोटिक कम यूजली आप ले लीजिए, ठीक है। सो अभी हमने ड्रेसिंग रिमूव किया है एंड स्टिच सब ठीक है, छोटा सा ड्रेसिंग रखा है, सो इसके नीचे रखा है, और ये कंप्रेशन गारमेंट है, ठीक है। ओके। सो 1 वीक टू 2 वीक्स तक एंटीबायोटिक ले लीजिए। पेन नहीं है तो फिर पेन किलर आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन सबका ये रहता है अल्कोहल और स्मोकिंग को लेकर। स्मोकिंग यूजली आपको बिफोर सर्जरी एटलीस्ट 1 मंथ एंड आफ्टर सर्जरी 1 मंथ स्मोकिंग का मेन इशू है। अच्छा so, देखिए स्मोक क्या करता है, बेसिकली उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। ठीक so, है। जो हील हुए जो स्टिचेस हैं बेसिकली वो अच्छे से जो हील नहीं होंगे, और वुंड इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं, इसलिए स्मोकिंग जो है वो कोशिश करो कि ना लो। 1 मंथ बिफोर और आफ्टर आपको जो है बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है, और अल्कोहल का भी, अल्कोहल इतना ज़्यादा रेयरली हार्मफुल बीच नहीं में है। कर लो। हाँ ऐसे कुछ नहीं, इतने से कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिक तो स्मोकिंग का है। पर अल्कोहल पी कर गिरते पड़ते रह गए तो फिर तो लगी जाएगी खुद हाँ ही। इतनी भी नहीं पीनी है कि जो है वो पी के टूल होके कहीं पड़े हुए हैं और फिर मेरे पास आ रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे स्पीच चोट खुल लगी। गया मेरा, ये हो गया। ठीक वो है। तो नहीं पीनी है। तो मेजर कंसर्न है स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल ट्राई करना है व्यक्ति नहीं को भी फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ले लो। यही बोलो कि अल्कोहल भी नहीं लेना, स्मोकिंग भी लेना, नहीं तो वो कहेंगे कि आपने बोला था कि आप अल्कोहल ले सकते हो, तो जो अल्कोहल ले भी नहीं रहे ना वो भी लेना शुरू कर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो बड़े ज़्यादा हैं उनको लगी हुई है कि आदत है, वो भी 2-3 हफ्ते बाद ही ट्राई करें अल्कोहल के लिए। क्योंकि मैंने भी खुद के लिए सोचा था कि यहाँ पे इंडिया ट्रैवल किया मैंने, तो मैं अल्कोहल कब लूँ, मेरे लिए भी एक मेजर कंसर्न था कि जब कोई पार्टी कर रहा है तो मैं कब करूँ। तो इसलिए डॉक्टर से जब आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जब तक एंटीबायोटिक है तो बेसिकली अल्कोहल अवॉइड करिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और जो मेडिसिन लेते हैं ना उससे वो रिएक्शन के थोड़े से चांसेस रहते हैं। बाकी हीलिंग में बेसिकली स्मोकिंग का ही रोल रहता है। अच्छा ठीक है। तो हाँ, मैंने भी स्मोकिंग करी होती है, नो डाउट। वो ये ऐसे रहती है कि पर डे 1 स्मोक मैंने किया होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि पर डे आप कितने पैकेट पी रहे हो। मैंने 1 स्मोक ही किया होता है, इसके अलावा मैंने कभी किया ही नहीं होता है, या 2 चले जाएंगे, इससे ज़्यादा मेरे से है ही नहीं समझ। तो अगर आप 1 या 2 ओकेजनल, ये जो है बहुत मिनिमम क्वांटिटी, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब फर्क पड़ता है जब आप ज़्यादा दिन के 1 पैकेट 2 पैकेट पी रहे हैं, तब आपकी हीलिंग में फर्क है। ये 1 और 2 सिगरेट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर कुछ क्या पी रहे हैं बेसिकली उस पे भी, कि सिगरेट ले रहे हैं या फिर कुछ लोग जो है बीड़ी ले रहे हैं, सो वो तंबाकू ले रहे हैं। आजकल एडवांस हो गए, वेप लेते हैं। हाँ तो जहाँ पे भी निकोटीन ज़्यादा रहेगा तो वो बेसिकली निकोटीन कंटेंट है जो कि स्किन की हीलिंग को, स्किन के ब्लड फ्लो को कम करता है। निकोटीन जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन है जो ब्लड सप्लाई कम कर देता है। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट ये होता है, कुछ पेरेंट्स फोर्स करते हैं आजकल कि जो लड़कियां पैदा हो गई तो उनके पति उनसे लड़ते हैं कि लड़का नहीं मिल रहा, तो वो उनमें से कोई एक को लड़का बनाने की कोशिश में। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जो है मेरे पास सीधा पूछते हैं कि हमें लड़का, वो लड़की से लड़का बनाना है। तो मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास लड़का नहीं है इसलिए हम जो है लड़की से लड़का बने। तो वो मैं बिल्कुल उनको साफ मना कर सकता हूँ। देखिए कि ये अलग चीज़ है, जेंडर डिस्फोरिया जहाँ पे कन्वर्जन है, और आप फोर्सफुली आप पेरेंट्स कर कह रहा है तो वो मैं उनको सीधा का सीधा मना कर देता हूँ। तो इनके लिए आप ये एक लाइनिंग रखना चाहोगे कि आप जाकर पहले साइकाइट्रिस्ट से लेके आओ? मैं हाँ, अभी जैसे हमने अभी आज भी लाइव सेशन किया था, उसमें बहुत सारे 18-20 साल के आए हैं जनरेशन, वो कह रहे हैं कि हमें कैसे प्रोसेस करना है। तो मैंने उनको यही बोला है कि सबसे पहले आप पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, साइकेट्रिक काउंसलिंग कराओ, नंबर ऑफ सेशंस कराओ, एंड आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप किस तरह की आपका जो है बेसिकली हेयर स्टाइल है, किस तरह के कपड़े पसंद करते हो, तो पहले वो इवेल्युएट करो, उसके बाद आप कोई भी काम करो। और आज बहुत सारे क्वेश्चन रिप्रोडक्शन पे बहुत आए कि पर मैं अभी मेरे पास आया है कि मैं, उसने खुद नहीं पूछा है, उसने एक फीमेल ने, नॉर्मल फीमेल ने जो उसकी पार्टनर है, उसने बोला मेरी शादी हो गई है और जो मेरे पार्टनर है उनका अभी ट्रांजिशन चल रहा है और HRT अभी शुरू की है, तो क्या वो बच्चा पैदा कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते। हाँ, Egg वो उनको freeze लगता करना है पड़ेगा। कि जो है अब वो जब हम उसको फीमेल से मेल बना देंगे तो वो आप वो भी मेल दे दोगे कुछ। हाँ मेल जो है वो मेल प्रॉपर बन गया तो वो बच्चा भी कर देगा। तो उनको वो ये है। हाँ। एंड मैंने जब उनको मना किया तो उनका जवाब था नहीं, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिससे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ये अब कुछ ये अलग ही एडवांस चले गए हैं वैसे। मेरे तो को नहीं पता ऐसा, तो मैंने बोला नहीं होता है। वो होता है ना, इन्होंने अब पढ़ाई नहीं की, जैसे उन्हें पता है मेन कंसर्न होता है स्पर्म रिलीज हाँ। होते हैं रिप्रोडक्शन में लड़कों हाँ। में, जो कभी मिलते ही नहीं। जितना मर्जी इम्प्लांटेशन कर लो इन चीज़ों की। जो हम टेस्टिस डाल रहे हैं वो इम्प्लांट डाल रहे हैं हम। न्यू जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम ना मेल के अंदर ना फीमेल के अंदर डाल सकते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट यही है। तो वही है, सबको मिथ रहता है कि शायद डॉक्टर हमें वो ऐसा कुछ भी कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देगा, बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन वो इंजेक्शन का मतलब आप पहले अपने एग फ्रीज करिए, तो आप जो है सरोगेसी या IVF के थ्रू जो है आप वो कर सकते हो, वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है मेल बन गया तो मेल रिप्रोड्यूस भी कर देगा। तो वो बाप मतलब अपने बच्चे खुद नहीं पैदा कर सकता। तो मेरा तो यही है मेजर कंसर्न सबके साथ कि अगर HRT पे जा रहे हो उससे पहले एग फ्रीज करा लो, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि एग फ्रीज ये करवाना है। फिर मैंने अपने वहाँ डॉक्टर को पूछा तो उनका मानना ये था कि तुम तो ट्रांस में हो रहे हो कन्वर्ट, तो हमें नहीं लगा था कि तुम एग फ्रीज करवाओगे। मैंने कहा बट फिर भी डॉक्टर आप आगे आने वालों को ज़रूर बताना कि तुम एग फ्रीज करवा लो। कईयों को होता है बाद में रिग्रेट होता है कि हमने क्यों नहीं किया। तो अब मैंने उनसे जब पूछा कि अब मैं रोक कर करूँ, तो वो कहते हैं आप कर सकते हो 6 महीने आप HRT रोक लो, आपके वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे जो एग्स हैं, बट फिर भी इतने हाई चांसेस नहीं है अब उसके फर्टिलाइज हो पाए हो। फिर मैंने कहा अब ये भी इशू है, इतने पैसे खर्च करके तुम फर्टिलाइज वाला वो सीन करो और ना हो बाद में तो मेरे लिए नुकसान ज़्यादा हो जाएगा IVF करते हो। तो अब वही है, चूज़ वाइजली। इतनी इन्फॉर्मेशन पहले अगर ये रखेंगे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। यस, रिप्रोडक्शन का और ये इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। सबको ये लगता है शायद हम चेंज हो जाएंगे फीमेल टू मेल में, तो आप जो है रिप्रोड्यूस भी करेंगे। हाँ, आधे लोग तो कह रहे हैं कि मेरे को मैसेज आते हैं, कहते हैं किडनी बेच देंगे तो हम चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि वो अब देखो बॉटम सर्जरी जो है फीमेल टू मेल वो सबसे कॉस्टली है। हाँ। सो और सबको एक ही चीज़, सब कोई एक चीज़ मेरे को पूछ रहे हैं कि टोटल मेरे को कॉस्ट बता दो जिससे मैं पूरा फीमेल टू मेल बन जाऊँ। टोटल कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, इसकी कॉस्ट फिक्स नहीं है। और इसका ऐसा नहीं है कि आप मेरे को इतने पैसे दे दोगे तो मैं आपको पूरा चेंज करके भेज दूंगा। तो उसके लिए टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, रिकवरी पीरियड भी रहेगा, डाउन टाइम भी रहेगा, रिस्क भी रहता है, कॉम्प्लिकेशंस भी रहती है। तो ये मेजर सर्जिकल चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप पैसे इकट्ठे करो और एक दिन दे दो और ब्यूटी पार्लर है तो अगले दिन जो है चेंज करके निकाल दो, तो ऐसा नहीं होगा। उनके दिमाग में ऐसा है कि जैसे आपने कोड दे दिया 7-8 लाख का, हमने तो इतने ही देने डॉक्टर को, इकट्ठे कर दिए, चाहे उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आए वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है चेंज करने के लिए, पूरा चेंज करने की। इवन वो कह रहे हैं HRT का कितना लेना पड़ेगा, HRT कितने की होगी। तो HRT का भी अभी ये भी नहीं पता कि पूरी लाइफ टाइम देना ही पड़ेगा। वो जब मैंने उनको बोला कि लाइफ टाइम बोलो तो कह रहे हैं कि क्या ये पूरी लाइफ लेना जरूरी है। तो जरूरी है तभी बने रहोगे वैसे। हाँ, जितने दिन लोगे उसका इफेक्ट उतने दिन रहेगा। इम्पोर्टेंस नहीं पता मेन इनको वो है कि बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि HRT ले रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है। इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा होगा, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, सोचेंगे सब HRT करेगा, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। हम कुछ करेंगे नहीं। और ये भी हो सकता है जैसे कि आप इंटरनल ऑर्गन जब तक नहीं एंटागोनिस्ट है कि अगर ओवरी है तो वो एस्ट्रोजन दे रही है और आप ऊपर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, तो बेसिकली वो जो है आपस में जो है वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इफेक्टिव नहीं हो। सो उनके लिए एडवाइस है कि जैसे कि जिसको जो मेल टू फीमेल बन रहे हैं और जो फीमेल टू मेल बन रहे हैं तो वो टेस्टिस निकलवाएं और ओवरी निकलवाएं, तो उसके बाद उसका हार्मोन का इफेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हो सकता है कि अब एग्जैक्ट डोज भी नहीं कर रहे हों डॉक्टर से। आधे कुछ लोग ऐसे हैं डॉक्टर फार्मेसी में जाके डायरेक्ट ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। नहीं, वो मेरे को बता देते हैं कि ये वाली लेनी है, इतनी लेनी है, इतना लेना है, इतना लेना है। मैंने कहा तुमने किससे पूछा? कहते ये तो हमें खुद पता है, हम फार्मेसी से डायरेक्ट लेते हैं। तो मेरे को खुद ही बता देते हैं। हाँ, फिर मैंने थोड़ा डराया, मैंने कहा भाई अगर तुम एग्जैक्ट नहीं लोगे ना डॉक्टर से फिर तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आएगी, फिर तुम कुछ और ही बन जाओगे और लिवर पे भी एंड में फर्क पड़ता है। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी खुद अब सेल्फ
जैसे एक ने ले ली, उसने बता दी उसको, लेकिन उसको ही नहीं पता उसका बॉडी वेट क्या है, उसकी कौन सी लेनी है, किस टाइप पे उसकी लेनी है, टैबलेट में लेनी है, इंजेक्शन में लेनी है। अब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये प्रॉपर हमारा भी एनुअली रिपोर्ट बनती है, प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या वेट रहा, क्या हुआ। वो प्लास्टिक सर्जन नहीं करता। तो बहुत लोग HRT के लिए मेरे को पूछ रहे हैं कि HRT आप दे दोगे, हम आपसे ले लें, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। भाई ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट नहीं हो कि आपने ऑर्डर मारा और मैं आपको HRT भेज दूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। सो साइकेट्रिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन एंड बेसिकली ये 3-4 मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक पर्सन का नहीं है। मेरे को HRT की नॉलेज, मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं HRT के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। स्पेशलिस्ट कुछ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट इसी के लिए रहते हैं, तो वो हर सिटी में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही अवेलेबल है, आपको हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। आपको सर्च करना पड़ेगा। शायद हमें एक पूल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी निकालने पड़ेंगे जो कि जिस जगह पे है, क्योंकि वो बार बार नहीं आ सकते सर्जरी के लिए। फिर भी अभी एक लखनऊ से पूछ रहे थे कि मैं कैसे आऊँ, इतनी दूर से कैसे, आप मेरे को यहीं बता दीजिए। तो वो बेसिकली हाँ, तो हमें ये भी हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की लिस्ट निकालेंगे सिटी वाइज, और उनको कॉमनली हम रेफर कर देंगे। हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे साइकाइट्रिस्ट की भी आप लिस्ट बता दोगे। हाँ, उनका अभी एक बेंगलोर से पेशेंट है, उनको साइकाइट्रिस्ट नहीं मिल रहा है। वैसे आप डॉक्टर वो भी कर सकते हो कि ऑनलाइन किसी से टाई अप रखो साइकाइट्रिस्ट, वो वहीं से बैठ के वीडियो कॉल के थ्रू उनसे ले। मेरा भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ। फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार जो है ना वो पेरेंट्स को या किसी को लेके जाए। पर्सनली तो बेटर रहता है 1-on-1। और जो बड़ी सिटी में क्या जाने में क्या दिक्कत है। तो आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि हाँ डॉक्टर ने काफ़ी आसानी से हमें बता दिया। हम ऑनलाइन भी करते हैं, और मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि हम लिस्ट ऑफ अदर डॉक्टर्स जो कि जिनकी इनको ज़रूरत होती है इनिशियल स्टेज में, तो वो भी निकाले ताकि कोई भी इंडिपेंडेंटली हमसे कांटेक्ट करे, हम उनको वहाँ पे रेफर करें। हाँ, क्योंकि सेम अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे साइकाइट्रिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कि सर्जरी कैसे होगी, अब उन्हें नहीं पता कैसे होगी। उन्हें तो वो सर्जरी का पूछेंगे। हाँ, तो वो बोलेंगे हमें नहीं पता। इवन मैंने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे अपने टाइम में डॉक्टर्स को कि कहाँ करवाऊँ, कैसे हो गया। इवन उन्हें कोई आंसर नहीं पता होता, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम 1-2 जगह के नाम बता सकते हैं, क्या रिजल्ट है वो भी आप ही को बैठ के रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने टाइम लगाया। सबकी अपनी बॉडी है, सबको टाइम लगाना चाहिए कि हमें कहाँ बेस्ट लग रहा है, ये जाकर हम बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, फिर जाकर वो प्रोसीड करें। तो देखते हैं हम कैसे कैसे अब ये लेते हैं। हाँ, तो हमें भी इस तरह का फीडबैक मिल रहा है, तो हम उनके लिए हेल्प करें। वही ना, अब ये क्वेश्चन मुझे आए थे इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछे ताकि आपको थोड़े और क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर लेना चाहिए। और पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। हाँ, ये तो साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाना सबसे पहले चाहिए। और पहले अपनी फैमिली में भी डिस्कस, पहले साइकाइट्रिस्ट से पहले खुद को अपनी फैमिली से इतनी कॉन्फिडेंटली आप बता सके, उस तरह का आप मेंटली प्रिपेयर हो। फिर फैमिली को बताइए, समझाइए, उनको वीडियोस दिखाइए, बहुत सारे फोरम हैं, और जिन्होंने सर्जरी कराई उनसे मिलवाइए, और फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पे जाइए एंड GID सर्टिफिकेट पहले लीजिए। आज मुझे एक पहला क्वेश्चन आया ऐसा कि एक की होल करवाने के लिए उन्होंने कहा हम खाना छोड़ देंगे, करवाएंगे की होल। हाँ, मेरे को भी पूछा कि वेट लॉस करने, अच्छा वेट के ऊपर भी बहुत सारे पूछ रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा जैसे वेट है अगर 80-90 है, तो मैं अगर 60 का हो जाऊंगा तो मेरी ब्रेस्ट भी इतनी छोटी सी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 90 से 60 kg हो जाएगी, आपने 10 kg, 20 kg, 30 kg किया, तो आपकी की होल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि स्किन का और भी ज़्यादा सैग हो जाएगी। तो आप वेट लॉस करेंगे तो उल्टा करेंगे, आप उतना वेट रखेंगे तो फिर भी चांसेस हैं। अगर आपने वेट लॉस किया ड्रास्टिकली, बहुत रैपिड वेट लॉस किया, तो आपकी और ज़्यादा सैगिनेस बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन था लाइक 19-20 साल के जो लोग हैं वो पूछ रहे थे कि हम बड़ी होने ही नहीं देंगे, हम खाना ही छोड़ देंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा वही तो, जब सर्जरी कराओगे डॉक्टर बोलेगा मैं नहीं करता, कमजोरी है तुम्हें तो पहले। नहीं, खाना छोड़ने से ब्रेस्ट नहीं कम होने वाली, आपकी पूरी बॉडी कम हो जाएगी और ज्यादा लटक जाएगी। फिर मैंने कहा अच्छा खाओ, डाइट अच्छी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्टअप करिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, जिससे आपका न्यूट्रिशनल लेवल बढ़े और आप हेल्दी फिट, और आपकी ओवरऑल भी फिजिक भी मैटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
ब्रेस्ट ही एक चीज़ है जो कि बॉडी में, तो अब जैसे इन्होंने ये वर्कआउट भी किया, मेहनत की, बेसिकली पूरा अदर बॉडी पार्ट भी डेवलप किए, शोल्डर है, बैक है, बेसिकली चेस्ट है, तो पेक्टोरल्स मेजर मसल है, तो वो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ब्रेस्ट को रिमूव कर सकता हूँ, मैं स्किन को टाइटन कर सकता हूँ, स्किन रिमूव कर सकता हूँ, निप्पल ग्राफ्ट कर सकता हूँ, की होल कर सकता हूँ, DI कर सकता हूँ, मैं मसल्स को कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो खुद का ट्रांस का एफर्ट है वो जरूर लगाना पड़ेगा, खुद की मेहनत तो है ही। हाँ, तो और दूसरा ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर्जरी से पहले तक की करना है, ये लाइफ टाइम है, आपको लाइफ टाइम फिटनेस मेंटेन करनी है, लाइफ टाइम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो यही है मेन। वेट लॉस का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वेट कैसे हम करें, तो वेट लॉस की बजाय फोकस करिए आप हेल्दी रहने का, फिट रहने का, मसल गेन करने का एंड ओवरऑल अपनी बेटर फिजिक बनाने का। वेट लॉस करने से ब्रेस्ट गायब नहीं होगी ना, HRT, अच्छा HRT लेने से भी सोच रहे हैं कि HRT लेने से पूरी ब्रेस्ट गायब हो जाएगी, फिर हम की होल करा लेंगे। आपके नीचे वहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे, मेडिसिन दे दो सर ऐसे ही जो अंदर ही चले जाए, कुछ ऐसा सर्जरी ना करनी पड़े। तो ऐसा मेरे पास नहीं है वो ऐसा होता ही नहीं है, कोई दवाई है ही नहीं बनी हुई। तो ये क्या है, ऑनलाइन शायद इनको कहीं ना कहीं गूगल पे डालोगे तो आपको पेड़ पे भी पैसे कैसे लगते हैं वो भी मिल जाते हैं, और पेड़ पे अंडे कैसे उगेंगे तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। वही शायद वहाँ पे ऐसा अजीब क्वेश्चंस हैं। और ये होता है कि मोस्टली लोग ना अपीयरेंस देख के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने की होल क्यों नहीं करवाई, आपकी तो दिखती नहीं थी। हाँ। भाई मैंने दिखाई ही नहीं इसलिए नहीं दिखती थी। और दूसरा ये था कि सैगीनेस ज़्यादा आ गई थी मेरे वेट लॉस की वजह से, मैंने जिम बहुत ज़्यादा किया था, मसल ज़्यादा क्रिएट हो गए और वो ज़्यादा लूज हो गए। ब्रेस्ट टिश्यू तो वैसा ही देखिए, ब्रेस्ट टिश्यू आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए ब्रेस्ट टिश्यू पे नहीं होता है। ब्रेस्ट टिश्यू आप कोई भी एक्सरसाइज से, डाइट से, मेडिसिन से मेल्ट नहीं कर सकते। फैट को जरूर कम कर सकते हैं, मसल को बिल्डअप कर सकते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए जो लोग दिखाते हैं बोलते हैं कि आपको भी सजेशन दें देखकर कि वो कहते हैं हमारी फोटो देख के बताओ हमारी कौन सी होगी। मैंने कहा ये कैसे नहीं बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे। सबसे ज़्यादा बोलते हैं मेरा ऐसे 34 साइज है, 36 साइज है, आप बताओ मेरे को अभी के अभी बताओ, अभी रात के 12 बजे ही बताओ मेरे को कितने पैसे लगेंगे। मतलब रात को ही करने वाला है सर्जरी, सुबह तक भी नहीं वेट करने का। तो मैटर करता है मेन स्किन पे, स्किन कितनी सैग कर रही है, स्किन की क्वालिटी कैसी है, वेट लॉस वेट गेन कितना किया है, तो उस पर बहुत सारी वो डाउट क्लियर ही। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आप समझिए प्रोसेस को, अंडरस्टैंड करिए कैसे उसकी सर्जरी होगी, कैसे उसका आउटकम होगा, कितने दिन का रेस्ट है, पहले वो आप समझेंगे नहीं, सीधा का सीधा सर्जरी के लिए या फिर कॉस्ट के बेसिस पे आप मत डिसाइड करिए। और मेजर कंसर्न है इनको कि दर्द कितना होता है, देख लो मेरे को दर्द नहीं हो रहा, 4-5 ये स्ट्रॉन्ग भी है थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि जितना इनका लेवल है तो टॉलरेशन लेवल हर पेशेंट का पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहेगा। कोई लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं, बेसिकली अगर आप भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। इवन मैंने अभी इनको बताया कि DI का पेन कम है एज़ कम्पेयर टू की होल में। की होल में हमें बहुत ज़्यादा फैट रिमूव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कट करना पड़ता है। इसमें जो उतनी स्किन है वो हम इजीली कट कर देते हैं। इवन प्रोसीजर का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, रिकवरी भी आप देखोगे तो फास्ट है आपकी। अगर हम डाउन टाइम की बात करें, पेन, डिस्कम्फर्ट, ब्रूजेस, स्वेलिंग इसमें नहीं आती, 0 लेवल से स्वेलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं जो DI में ही हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है अगर मेंटली प्रिपेयर्ड लोग हैं ही पहले तो ही जाते होंगे, तो फिर दर्द इनको होना तो नहीं चाहिए। नहीं, दर्द होता है इनको बहुत। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनको बस करवाना है कि नाम का करवा दो तुम। हाँ, उसने करा लिया, वो ठीक था, वो उसको ये तो नहीं पूछा ना कि उसके बीच वाला फेज उनको नहीं पता होता ना। इसलिए मैंने अपने YouTube पे प्रॉपर्ली Day 1 Day 2 ऐसे करके डाला है कि मुझे नहीं हो रहा दर्द, इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरों को नहीं होगा। और आपको पेन किलर्स भी दिए, हाँ, दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है किसी को भी पेन होता है तो उसको पेन ना और बढ़ाते हैं, तो बेसिकली पेन को कंट्रोल के लिए मेडिकेशन दी जाती है जिससे पेन कंट्रोल में रहता है। हाँ, तो अपना अपना होता है चॉइस, तुम उसके रिकवरी हो जाएगी स्मूथ। ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इस तरह से बेड के अंदर रहेंगे या बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा। वो एक आधे पूछे थे काम पे हम कब से जा सकते हैं, कितनी छुट्टी ले लें, 1 वीक इनफ होता होगा मुझे लगता है। 1 वीक टू यस,
ये दोनों में DI या कीओल करें, दोनों के अंदर 5 to 7 डेज हम मिनिमम बोलते हैं कि आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। DI में जब मैंने थोड़े दिन पहले 3-4 मंथ्स पहले एक पेशेंट का सर्जरी किया था, बहुत हैवी था, वेट भी बहुत ज़्यादा था, 80-90 kg का। उसने एक दिन छुट्टी लिया था। अच्छा, नेक्स्ट डे से उसने वर्क फ्रॉम होम अपना लैपटॉप शुरू कर दिया था, एंड 5th डे वो ट्रेवल करके अपने ऑफिस गया था। ठीक है, वो वेट भी इतना ज़्यादा था, मैं भी सरप्राइज था। अपनी अपनी तो वो सपोर्ट कैसा है और मेंटल कैसा है, और वो छुट्टी नहीं, मतलब वो वर्क फ्रॉम होम था तो जितना ज़्यादा ट्रैवल नहीं था, तो जो शुरू का पीरियड था वो चला गया। तो आप वर्क रिज्यूम फास्ट करते हैं, सपोज करो आप वर्क पे चले जाएंगे तो आप अपनी टेंशन, अपना पेन, अपना डिस्कम्फर्ट भूल जाओगे और वर्क में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए रिकवरी भी फास्ट हो जाती है, थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपका जितना मूवमेंट होगा उतना ही आपकी स्वेलिंग वगैरह भी कम होगी। ठीक है। तो वर्क रिज्यूम जितना जल्दी करेंगे तो आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप पेन की तरफ ध्यान ना देके बाकी चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि ये पेन वगैरह जो डिस्कम्फर्ट है, डाउन टाइम है, वो टेम्पररी है। किसी को 5 डेज 7 डेज मैक्सिमम 10 डेज रहेगा, उसके बाद तो कभी रहता ही नहीं है इसमें। जी हाँ, वैसे तो हो ही जाएगा, मेडिकेशंस काफ़ी काम कर ही जाते हैं। मेडिकेशंस आपको राउंड द क्लॉक लेनी है तो उनका इफेक्ट रहता है। ठीक है। बाकी एज का है उनको कंसर्न कब तक है? ये 24-25 के बाद तुम जॉब शुरू कर दो, सेटल हो जाओ, फिर बाद में इनको इशू भी आते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम पहले जॉब ले लो, फिर उसके बाद चेंज कर लेना। अभी एक का क्वेश्चन ये है कि वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये डर है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद अगर उन्होंने FTM कराया, सर्जरी कराया और वो मेल बन गए तो उनका जॉब चला जाएगा। नहीं, उसके लिए परमिशंस हैं वहाँ पे, सब जगह पे कुछ गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेट में सब तरह से फैसिलिटीज़ हैं, परमिशन मिलेगी आपको, स्पेशल बेसिकली ग्रांट भी मिलती है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को बताओगे तो आपको जॉब से निकाल देगा, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। सो ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट में मैंने हर पोस्ट पे देखे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, ट्रांस एंड सक्सेसफुल हैं, और गवर्नमेंट में भी हैं, कॉर्पोरेट में भी, और अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। और दूसरा इन्होंने पूछा था कि आपको इंटरनेशनली क्या महसूस होता है कि जाते हुए कोई प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा वहाँ पे खुश होते हैं, पूछते तक नहीं कि क्या है, वो चेक करते हैं, अच्छा ठीक है, बस हंसते हैं ऐसे देख के, अच्छा ठीक है आप अलग हो थोड़े। मैंने कहा ठीक है। बस इंडिया में थोड़ा बहुत है, जब फीमेल मेल का सेक्शन होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वॉशरूम यूज़ करें। हाँ, वॉशरूम क्या अभी मेरे ख्याल से बना ही नहीं है। तो मैंने कहा मॉल्स में तुम डिसेबिलिटी यूज़ कर लो। मैंने ऐसे टांग पकड़ के ऐसे बाहर आ लिया होता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगी हुई है, डिसेबिलिटी यूज़ किया है। तो अगर आपको मेल में जाना है, उन्हें होता है कि शायद सारे मेल में खड़े होके ही करते हैं, अंदर वॉशरूम होते हैं प्रॉपर, नहीं पता उनको ना। नहीं, वॉशरूम रहते बंद करके आप कर सकते हैं बंद वाली जगह, तो खड़े खड़े वाले सीन नहीं है, बंद वाली जगह भी होता है, यूज़ कर सकते हो। इवन लड़कियों में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अपना प्रूफ, मैंने यूज़ किया फीमेल भी, दाढ़ी के साथ यूज़ किया, वो लड़कियां थोड़ी ऐसे हो जाती है, वो लड़का आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप चेक करो। वो मेड को बुला लेती थी, आंटी देखो ऐसे आ गया, लड़का आ गया। वो खड़ी होती, हाँ जी क्या हो गया आपको, आप कैसे आ गए? दिख नहीं रहा। मैंने कहा पढ़े लिखे ही हैं, तभी देख कर ही आए। फिर अच्छा, ऐसा हो चुका है रियल में हुआ मेरे साथ। हाँ। बड़ी बार होता है, मेरे को हंसी आती है ऐसे इंसिडेंट्स में। वैसे तो मेरे को मजा भी आता है, पेशेंस भी चाहिए उसके लिए। हाँ, वो सब कुछ डर जाते हैं लोग, वॉशरूम नहीं यूज करते, पर मुझे तो ना हर आधे 1 घंटे में सुसु आता रहता है। हाँ। तो मैंने यूज किया, तो मैंने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है। देखो ये तो इमरजेंसी है बेसिकली। हाँ, तो फिर मैंने यूज किया होता है। कोई भी मॉल में लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, ये इधर लड़का आया, लड़की वाले वॉशरूम यूज किया इसने, देखो। मैंने कहा यार क्या हो गया, तुम इधर आओ, पहले डॉक्यूमेंट देखो। कहते नहीं यार झूठ बोल रहे हो। एक बार तो मैंने मेट्रो में भी यूज किया है, जो लड़कियों वाली लाइन होती है ना, मैंने बैठ लिया, लड़कियां कहती उठ। मैंने कहा क्यों उठूं? कहते लड़कियां बैठती है ना, मैंने कहा हाँ मैं फीमेल ही हूँ, बैठना है मुझे, कर लो। तो मतलब बहस करना मेरे को मजा आता है। ठीक है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, यूज करो। कॉन्फिडेंट है। नहीं, नॉर्मली तो नहीं कर पाएंगे, नहीं करते। हाँ, सब नहीं करते। तो मेरे को ऐसा होता है कि हाँ, जहाँ तुम्हें यूज़ करनी है अपनी, जब तक है डॉक्यूमेंट यूज़ करो। इवन मैंने अगर प्रॉपर्टी परचेजिंग में भी मुझे पता है 2.5% का डिस्काउंट देते हैं। लोग मेरे को पूछते हैं आपने चेंज करा? मैंने कहा मैंने नहीं करवाया चेंज। मेरे को वो फायदे भी लेने हैं जब तक मैंने चेंज नहीं करवाया। तो बाद में देखेंगे, हाँ जब मेल वाला हो गया तो फिर हम हट जाएंगे उस चीज़ से। पर जब तक जो हो उसको भी अच्छे से जियो। ऐसा नहीं है कि तुम बीच में अटकी हुई लाइफ जियो कि ना इधर के रहे ना इधर के रहे।
तो ये मेरा खुद का रियल टाइम एक्सपीरियंस है बेसिकली। हाँ। ये सब मेरे को पहली बार ही पता हाँ, चले, डॉक्टर को तो पहली बार पता मेरे को लगा। पता चले और इन्होंने बताया, ये भी शेयर भी किया, इससे काफी लोग मतलब जो है काफी लोगों को प्रॉब्लम भी बीच होंगी। में अटके हुए हैं। जैसे आधी सर्जरी होगी, अब वो कंफ्यूज हैं कि दूसरा हुआ नहीं है, अब हम कहाँ फॉल करते हैं। ना प्रॉपर मेल समझ आ रही है हमें, ना प्रॉपर फीमेल समझ आ रही है, वॉशरूम भी कौन सा यूज करें। तो पर जिसमें हो लाइफ एंजॉय करो, मतलब इतना स्ट्रेस मत लो ना कि हम ना मेल बन पाए ना फीमेल हो रहा है, वो वाला खुद ही यूज करो। इतनी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस से हो, फिर ये सर्जरी वाला स्ट्रेस लोगे तो फिर और भी ज्यादा वही ना, पूरी लाइफ ऐसे एंजॉय करते चलो, कोई बात नहीं, हो गया, अच्छे से करेंगे। और इन्होंने तो गाना भी गा दिया। हाँ। मैंने हुस्न तो यानी कि देखो, रिकवरी के लिए जैसे एंजॉय कर रहे हैं तो आपका पेन वगैरह वो भी भूल जाएंगे, और रिकवरी वाला जो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है ऐसे ही चला जाता है। एंजॉय मेरे ख्याल से पता ही नहीं चला तुम्हें ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। ये शायद वीडियो वगैरह बनाने में ही और थोड़ा सा ही बनाने में डाइवर्ट भी हो गया एकदम। वैसे अपना लगे रहो, गाने गा लो। फिर मैंने और कैप्शन सोचे थे, डॉक्टर को भी टैग कर दिया मैंने, ठीक है कि डॉक्टर हुस्न बनाते हैं सबके, तो डॉक्टर भी कर रहे हैं आगे। क्योंकि मेजर आपका इसीलिए है कि जो सर्जरी या प्लास्टिक करते हो प्रॉपर, तो इसीलिए कर रहे हैं कि उनका हुस्न ही मेंटेन करें। मैंने प्रॉपर गाना सोचा कि अच्छा, और डॉक्टर को टैग किया था। तो इस तरह से इन्होंने अपना पोस्ट सर्जरी रिकवरी पीरियड एंजॉय कर रहे हैं, एंड अच्छे से रिकवरी हो रही है। और काफी मजा आया डॉक्टर के साथ। आप भी आएंगे, आप एकदम एंजॉय करेंगे। डॉक्टर बहुत ज्यादा मजा, इतना टाइम अब सब बोलेंगे मेरे को 2-2 3-3 घंटे, तो वैसे नहीं हो पाएगा। मतलब जितना भी टाइम डॉक्टर देंगे आप बेस्ट ही जियो। और ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस को देखिए। इंडिविजुअली आके 1-1 घंटा या 2-2 घंटे हर से पॉसिबल नहीं होगा। आप पहले, हम ऑलरेडी इसलिए हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में हमने अवेयरनेस के लिए ये सीरीज़ बनाई है। इसको देखिए, आप समझिए, इनके डे एक्सपीरियंस से, जो इनकी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है उससे लर्न करिए और मोटिवेट होइए, कॉन्फिडेंस जनरेट करिए और आगे बढ़िए। मेनली ये कि आपको हैप्पी, खुश होना है और आगे बढ़ना है। वही ना, डिजिटली आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जब तक डॉक्टर कोई बाहर नहीं आएगा शो करने के लिए, तब तक उन्हें भी समझ नहीं आएगा, और मेरी तरह कोई कैंडिडेट नहीं आएगा सामने बताने के लिए, तो उन्हें तब भी तो अभी बहुत लोग तो ज़्यादातर 99% बोलते नहीं, हमारा जो है कोई दिखाना ही नहीं है, मतलब। तो उसके लिए क्या बोलोगे? यही बोल रहे हैं, छुप छुप के कब तक ऐसे छुप के बैठोगे? कहीं ना कहीं घुटन तो महसूस होती होगी कि हम सबसे छुपे हुए हैं। बाहर एंजॉय करो, सिर्फ ऐसे थोड़े कि कमरे में बैठ के देख लोगे खुद को कि हमने किया है, और आप बताएंगे तो उससे दूसरे भी तो मोटिवेट होते हैं। अभी बहुत सारे छोटे-छोटे सिटीज में, जो गांव है, वहाँ पे थोड़ी पता है कि क्या चीज़ होती है जेंडर। वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वो कभी वीडियो देखेगा तो शायद उसको एक नॉलेज तो मिलेगी कि यहाँ पे ये पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। आपको बात करना है, समझाना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। इवन पेरेंट्स भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन कुछ पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे होंगे, वो बोलेंगे नहीं नॉर्मल होता होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी लग गई है बच्चों को, ये नॉर्मल चीज़ है। हाँ, बीमारी नहीं लगी है, ये बहुत है कि कोई बीमारी लग गई है। वही मेरे को तुम्हारी बीमारी लग जाए तो भी मेरी। वही मेरे को कुछ कमेंट आते कहते कि तुम यूथ खराब कर दोगे ये चीज़ें बता के, पर ऐसा नहीं होता। मुझे देख के थोड़े कोई बोलेगा। आप अगर कोई लड़का है, वो लड़की को, वो ट्रांस फीमेल देख रहा है, उसको थोड़े बोलेगा मैं ट्रांस फीमेल। और वो बोलने से क्या हो जाएगा? वही तो। पर कोई कितना, मैं सर्जरी करता हूँ, मेरे के अंदर थोड़ी इन्फेक्शन हो जाएगा और मैं चेंज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये करता हूँ, तो मैं भी करा। देखिए, आपके और आपके अपब्रिंगिंग पे और आपकी फैमिली पे ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि उसको जेंडर डिस्फोरिया है, उसको ट्रांस में, या उसको बाद में कन्वर्ट होना है, उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो पेरेंट्स ऐसा कभी कभी गिल्टी फील करते हैं कि शायद हमारी परवरिश में कमी रही होगी, वैसा कुछ नहीं है। ये अलग एंटिटी है, बेसिकली अलग चीज़ है, तो ये मेंटली अलग इसकी है, जिसको आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। और आप ना तो फोर्सफुली किसी को चेंज कर सकते हो, ना ही चेंज होने से रोक सकते हो। हाँ, फ्रीली छोड़ना पड़ेगा। जियो और जीने दो। यस, जियो। यस, ठीक है। सो अच्छा रहा ये। ठीक है। ठीक है।